शंकर सिंह। आज हम लोग बात करेंगे ग्लोबल एंड कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म के बारे में। पहली बात तो ये है कि ग्लोबल कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म क्या होता है। तो कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म इज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए कैपिटलिस्ट मार्केट प्लेस कैरेक्टराइज्ड बाय द डोमिनेंस ऑफ हायरार्किकल ब्यूरोक्रेटिक कॉर्पोरेशंस। अर्थ क्या हुआ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी मार्केट का विस्तार होता है, बाजार बनते हैं और उसमें बहुत अनेक कॉर्पोरेशंस हुआ करती हैं और उन कॉर्पोरेशन के द्वारा आर्थिक व्यवस्था का पर नियंत्रण होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इसको कुछ अर्थशास्त्री कुछ लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक फील्ड में ये बहुत बड़ा एक इनोवेशन था। ग्लोबल कैपिटलिज्म और कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म समानार्थी शब्द हैं और वो सब किसके कुछ अन्य शब्दों के द्वारा ही दिखाई पड़ते हैं। ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, ग्लोबल कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस, ये सभी समानार्थी हैं थोड़े से अंतर के साथ और ये सब ग्लोबल कैपिटलिज्म का विस्तार दिखाते हैं। यदि हम लोग ग्लोबल कैपिटलिज्म का या एमएनसीज का इमर्जेंस देखना चाहें और उनके ट्रेस हम लोग का रूट उनका ट्रेस करना चाहें तो पहले तो आता है क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात और वहाँ पर मार्केट इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। लेकिन एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थव्यवस्था में जितना भी वेल्थ का क्रिएशन होता है वो होता है लेबर के द्वारा होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर के द्वारा उत्पादन यदि करते हैं तो सभी को लाभ होगा, अर्थव्यवस्था को ज़्यादा लाभ होगा और स्टेट का काम है कि वो मार्केट इकोनॉमी को वो फोस्टर करे, उसको बढ़ावा देने में सहायक हो। दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स का भी सिद्धांत है जो कह रहा है कि मार्केट इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है जिसको एडम स्मिथ भी कह रहे थे या प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात है, वो दोनों एक सामाजिक व्यवस्था है, ये संरचना है या रचना है और ये नेचुरल नहीं है और नेचुरल न होने से इसका अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उनका भी मानना था कि वर्कर ही सभी उत्पादन का कर्ता धर्ता वर्कर ही होता है और वो लेकिन उसको पूरा पैसा उसके उत्पादन का पूरा पैसा उसको फ़ायदा कैपिटलिस्ट के द्वारा नहीं दिया जाता है बल्कि सरप्लस वैल्यू को अपने पास कैपिटलिस्ट रख लिया करते हैं। तो इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबरर्स ये दिखाई पड़ता है कैपिटलिस्ट के द्वारा और इसलिए सोसाइटी में मार्क्स का मानना था कि दो तरह के क्लास रहते हैं। एक क्लास तो है कैपिटलिस्ट का, दूसरा है लेबर क्लास का और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है और अंत में तो उनका मानना है कि ये जो कैपिटलिज्म हो समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमारा विचार आज के इस पर विचार करना नहीं है। हम लोग अब देखना चाहते हैं कि कैपिटलिज्म क्यों इमर्ज किया। तो जो ग्लोबल कैपिटल इकॉनमी इमर्ज की वो या तो सोशलिस्ट इकॉनमी जो थी या कैपिटलिस्ट इकॉनमी के बीच में अर्थव्यवस्थाएं झूलती रही हैं। लेकिन जब हम लोग लोकल टू ग्लोबल इकॉनमी बनना चाहते रहे तब इनका डोमिनेंस अपने आप इनका उद्भव ज़्यादा तेज़ी से दिखाई पड़ता है। लोकल टू ग्लोबल की कल्पना में इंटरनेशनल ट्रेड का जन्म होता है और इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होता है इसको डेविड रिकार्डो ने आपको बताया हुआ है कि डिफरेंस इन कॉस्ट को देखते हैं या कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी है, दोनों के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ उठाने की क्रिया की जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आप ज़्यादा करने लग जाते हैं तो और स्टेट्स क्या होती हैं, राज्य भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने लगती हैं और इसके कारण अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी संरचना अपने आप इमर्ज कर जाती है। अब लेकिन ये भी है कि जब इकोनॉमीज क्या करती हैं, कैपिटलिस्ट और या मार्केट इकोनॉमी और मार्क्सिस्ट इकोनॉमी के बीच में अर्थव्यवस्थाएं झूलती रहती हैं, इस पार से उस पार चलती रहती हैं। इस पार से उस पार का मतलब है कि जब मार्क्सिज्म लड़खड़ाता है तो कैपिटलिज्म का उदय हो जाता है और इसी तरह से कभी कभी जो पूंजीवाद लड़खड़ाने लगता है किन्हीं कारणों से हो सकता है तब मार्क्सिज्म अपने आप स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। तो इन्हीं के बीच में इकॉनमी मूव किया करती हैं, कभी कैपिटलिस्ट इकॉनमी रहती है, कभी
कभी कभी समाजवादी अर्थव्यवस्था हुआ करती है। अब हम लोग एमएनसीज को डिफाइन करने जा रहे हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को, और इसमें आईएलओ की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा है, उसको हम बताना चाहेंगे। द एसेंशियल नेचर ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस lies in the fact that its managerial headquarters are located in one country, referred generally as home country, while the enterprise carries out operations in a number of other countries as well, that is host country। तो अर्थ ये निकलता है कि जो मातृ संस्था है वो किसी एक कंट्री में उसका उदय होता है, मैनेजर हेडक्वार्टर वो हुआ करता है, जिसको हम लोग होम कंट्री मान ले रहे हैं, और लेकिन उसकी अनेक शाखाएं अन्य देशों में भी उदित हो जाती हैं या उसको खोला जाता है, जिसको होस्ट कंट्रीज कर रहे हैं। तो एमएनसीज और उनकी शाखाएं विभिन्न देशों में परिचालित होने लगती हैं। तो ये कंट्रोल क्या करती हैं, ये प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को तेज़ी से कंट्रोल करने लग जाती हैं। तो एक तो ये परिभाषा के संदर्भ बात हुई, लेकिन इसी परिभाषा के साथ साथ उनकी कुछ विशेषताएं भी हैं कि ये प्रोडक्शन और मार्केटिंग को बढ़ावा दिया करती हैं। इनका ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्शन करें या और मार्केटिंग को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज़ को बढ़ावा दें। दूसरी बात ये होती है कि एक और बात आती है कि कितने देशों में इनके एफिलिएट्स होने चाहिए। तो कुछ लोग का मानना कि एटलीस्ट 6 कंट्रीज़ में इनके एफिलिएट्स होना चाहिए, तब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कहलाएंगी। और साथ साथ ही ये भी कहा जाता है कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की इच्छा होती है कि फॉरेन ऑपरेशन से उनको कुछ इनकम मिलना चाहिए, और कहीं मैंने देखा है कि 25% तक ये इनकम की बात कही जा रही है। और साथ ही साथ इनका जो मैनेजमेंट जो मैनेजर टीम होती है वो जियोसेंट्रिक हुआ करती है, और वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डायरेक्टली कंट्रोल किया करती है। तो ये सब मल्टीनेशनल्स की परिभाषा के संदर्भ बात आई। अब यहाँ हम उनके बेनिफिट्स भी देखें कि जो मल्टीनेशनल्स की क्या बेनिफिट है हमारे आपके लिए, अर्थव्यवस्थाओं के लिए क्या बेनिफिट है। तो एक बेनिफिट तो ये है कि ये इन्वेस्टमेंट को लेवल को ऊंचा कर पाती हैं, क्योंकि इनके पास इनकम हुआ करती है, वो इन्वेस्ट कर सकती हैं, और इन्वेस्टमेंट करने से अर्थव्यवस्थाओं में इनकम और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इनकम जनरेशन दोनों थ्रू एमएनसीज हो सकता है। दूसरा है कि दे आर व्हीकल फॉर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी दिखाई पड़ता है कि वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी साथ साथ लाया करती हैं, क्योंकि उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, इसीलिए वर्ल्ड मार्केट में वो डोमिनेट कर पाती हैं, इसीलिए अपने एफिलिएट्स के साथ वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी यूज़ करती हैं। और इनकी अपनी मैनेजर टीम जो होती है बहुत प्रोफेशनल होती है, इसलिए वो उसका भी आपको होस्ट कंट्री और होम कंट्री दोनों को ये फ़ायदा अपने आप ही निकलता है। और आखिरी जो समझ में आता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ावा दे पाती है, क्योंकि इनकी टीम की स्ट्रेंथ काफ़ी हुआ करती है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी दिखाई पड़ती है कि आपको दूसरे या तीसरे दर्जे की टेक्नोलॉजी ये दिया करती हैं, और उसके कारण पुअर कंट्रीज आर डिवाइड ऑफ देयर रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी। उनको टेक्नोलॉजी जो वास्तविक टेक्नोलॉजी उनको मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिल पाती है। तो एक ये समस्याएं हैं। और आखिर में ये कहेंगे कि ये वेरियस तरीके से प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर लिया करती हैं। तो ये इससे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं दिखाई पड़ता है। अब हम लोग एक और तत्व पर बात करने जा रहे हैं कि राइज ऑफ ग्लोबल कैपिटल कैसे हुआ और इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। तो हम लोग देखना चाहेंगे कि पहले देखा जाए कि एमएनसीज को क्या अट्रैक्ट करती है कि वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाती हैं। तो 2-3 पॉइंट्स हैं। पहली बात तो है एक्सेस टू लार्ज एंड ग्रोइंग मार्केट्स ऑफ कंज्यूमर, पहला है एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा है और स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी और नॉलेज है, स्पेसिफिक फाइनेंशियल एंड टैक्स लेजिस्लेशन एक्सेट्रा। तो आप देख रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज दूसरे देशों में ये देखती हैं कि वहाँ पर
मार्केट का विस्तार हो रहा है, कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा है। जैसे आज के दिन हिंदुस्तान एक बड़ा मार्केट उनको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी है और बढ़ती हुई आबादी और उसका विकसित होती हुई आबादी, इसलिए यहाँ पर एमएनसीज बहुत तेज़ी से आने की आ रही हैं। दूसरे आप देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज, यदि किसी देश के वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो उसका भी एक्सप्लॉयटेशन ये करना चाहती हैं, और यदि टैक्स और अन्य तरह के कानून के पक्ष में हैं, उनके कंपनियों के विस्तार के पक्ष में हैं, तो उसका भी फ़ायदा लिया करती हैं। तो ये अपने ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को डिफरेंट कंट्रीज़ में लगा करके। एक होस्ट कंट्री में ही यदि रहेंगे, होम कंट्री में ही केवल रहेंगे तो शायद ऑप्टिमाइज़ न कर पाएँ, तो डिफरेंट कंट्रीज़ में अपनी शाखाएँ एफिलिएट्स को खोलती हैं, तो प्रोडक्शन जो का ऑप्टिमाइजेशन होने लग जाता है। तो ये तो फ़ायदे, ये इसीलिए एमएनसी सामने आती हैं। लेकिन एक और चीज़ हम लोग देखना चाहते हैं कि अभी को जो एमएनसी का विस्तार अब क्या है और पास्ट में क्या है, ये इनकी जर्नी क्या रही है। तो जर्नी ऑफ एमएनसी जब हम लोग देखते हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इसकी शुरुआत होती दिखाई पड़ती है। कुछ हॉलैंड की कंपनियां भी थीं, उसको भी हम लोग मानते हैं। और साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि वाशिंगटन कंसेंसस जो 1980 के शुरुआती दौर में है, और उसका जब विस्तार हुआ है, न्यू लिबरल इकोनॉमिक थॉट्स जब तेज़ी से विकसित हुआ है, उसी के साथ साथ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस भी विकसित होते गए हैं या देशों में उनका विस्तार होता गया है। तो कितना विस्तार है ये भी देखने की ज़रूरत है। वैसे डाटा बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, फिर भी कुछ डेटा के आधार पर हम लोग अपनी बात को समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ एमएनसीज, पेरेंट एमएनईज in 1970 were roughly 7,000 and in 2000 it was 38,000। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी से विस्तार हुआ था। 1970 में 7,000 इकाइयाँ थीं और 2000 में एमएनईज के 38,000 इकाइयाँ थीं। अंकटाड की 2010 की एक रिपोर्ट है जिसके आधार पर वो बता रहे हैं कि 2008 में जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन की संख्या कुछ 82,000 थी, और बाद में OECD की रिपोर्ट आई है 2014 में की रिपोर्ट के आधार पर हम लोग मान रहे हैं कि येमेनीज फॉरेन एफिलिएट्स की संख्या 2,30,000 है। तो ये काफ़ी तेज़ी से इनका विकास हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि मल्टीनेशनल जो कॉर्पोरेशंस हैं या ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, उन्होंने वर्ल्ड इकॉनमी को, ग्लोबल इकॉनमी को क्या वो दे रही हैं। तो ग्लोबल इकॉनमी के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो डिफरेंट संदर्भों में बात करेंगे। तो ये पहला संदर्भ तो है कि प्रोडक्शन में इनका क्या रोल है। तो वर्ल्ड इकॉनमी में के प्रोडक्शन में इनका 12% ग्लोबल आउटपुट का 2014 का ये डाटा है जो रिसेंट लगता है, वो उसमें 12% का इनका कंट्रीब्यूशन है। तो ये एक काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ करता है। और जो ये आउटपुट हो रहा था ग्लोबल फॉरेन एफिलिएट्स के द्वारा, उसमें OECD के में जो ग्लोबल फॉरेन एफिलिएट्स हैं उनके द्वारा 70% वर्ल्ड इकॉनमी का ये आउटपुट हुआ करता था। तो ज़्यादा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन OECD कंट्रीज़ में जो ग्लोबल फॉरेन एफिलिएट्स हैं उनके द्वारा हो रहा है। दूसरा, लेकिन एक और संदर्भ में हम बात करें कि यदि ओनरशिप के देखें कि जितना हम लोग ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन के संदर्भ में बात करेंगे तो 93% ऑफ प्रोडक्शन बाय फॉरेन एफिलिएट्स वर्ल्ड वाइड इज़ कंट्रोल्ड बाय OECD इकोनॉमीज़। तो आप देखें कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल किसके द्वारा है, OECD इकोनॉमीज़ के द्वारा दिखाई पड़ता है। ब्रिक्स इकोनॉमीज़ में भी अभी येमेनीज बहुत तेज़ी से जाना चाह रही हैं और पर्टिकुलरली वो चाइना में वो इंटर की हुई हैं। एक और भी हम लोग देखें कि इंडस्ट्री वाइज क्या डिफरेंस है, येमेनीज कहाँ कहाँ पर लगी हुई हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर आउटपुट में इनका ये जो फॉरेन एफिलिएट्स प्रोडक्शन है वो वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, और एग्रीकल्चर आउटपुट के संदर्भ में देखें तो 1% केवल दिखाई पड़ता है। लेकिन इन एफिलिएट्स का, फॉरेन एफिलिएट्स का जो
कंट्रीब्यूशन है, इन कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो 4% है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये 20 से 30% वर्ल्ड का इकॉनमी का ये आउटपुट करती हुई दिखाई पड़ रही हैं, प्रोडक्शन करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और ये प्रोडक्शन स्पेशली केमिकल्स में, बेसिक मेटल्स में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट में, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन में ज़्यादा दिखाई पड़ता है। आखिरी जो बातें हैं वो इस रूप में है कि कुछ और भी देखा जाए कि ग्लोबल इकॉनमी में इनका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो ग्लोबल प्रोडक्शन का जो एक डाटा दिखाई पड़ता है वो 21% जो है। एक तो पहली बात यह है कि वो ग्लोबल प्रोडक्शन का 1/3 इज डन बाय एमएनईज, आउट ऑफ विच 21% इज डन बाय डोमेस्टिक एमएनईज and 12% by foreign affiliates. Remaining output, that is 67%, is done by domestic non-MNEs. तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन, ग्लोबल प्रोडक्शन का 1/3 ये MNEs के द्वारा हो रहा है। तो एक इम्पोर्टेंस यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। एक और चीज़ है कि जीडीपी में इनका क्या भाग है, वर्ल्ड जीडीपी में इनका कितना परसेंटेज है। तो डोमेस्टिक नॉन MNEs का कंट्रीब्यूशन 72% है एंड रिमेनिंग पार्ट 28% इज कंट्रीब्यूटेड बाय डोमेस्टिक MNEs एंड फॉरेन एफिलिएट्स। तो दो चीज़ें अपने आप आ गई कि यहाँ भी वर्ल्ड जीडीपी का 28% इज कंट्रीब्यूटेड बाय MNEs। और थर्ड चीज़ आपको दिखाई पड़ेगा वो ग्लोबल एक्सपोर्ट में MNEs का कितना पार्ट है। तो ये बहुत ज़्यादा है, 55% ग्लोबल एक्सपोर्ट जो है वो MNEs के द्वारा हो रहा है और रिमेनिंग 45% कंट्रीब्यूटेड बाय डोमेस्टिक नॉन MNEs। तो एक्सपोर्ट में इनका बहुत ज़्यादा रोल है और एक्सपोर्ट पे रोल होने का मतलब ही ये होता है कि विभिन्न देशों में इनकी शाखाएँ हैं और वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसी से फ़ायदा उठाना चाहती हैं। ग्लोबल इंपोर्ट में भी 49% इनके द्वारा हो रहा है। और आखिर में ग्लोबल इकॉनमी में जो एम्प्लॉयमेंट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट में 23% इज़ प्रोवाइडेड बाय MNEs। तो आपने देखा कि वर्ल्ड इकॉनमी को बहुत कुछ कंट्रोल कर रही है आउटपुट के संदर्भ में, जीडीपी के संदर्भ में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के संदर्भ में और एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में ये MNEs कंट्रोल कर रही हैं। यद्यपि कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन आज के दिन पूंजीवादी आर्थिक जो व्यवस्था चली है उसमें काफ़ी इनका रोल है। सबको धन्यवाद।